चलिए बच्चों, एजुकेशन एंड लर्निंग ग्रुप के लिए मैं सुनीता भारद्वाज मैम आज आप सभी के लिए मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे शब्दों से आपको वाकिफ कराऊंगी। जैसा कि मुझे पता चला है कि कुछ एरिया में, हिंदुस्तान के कुछ एरिया में जैसे दिल्ली वगैरह में मैथमेटिक्स जो है काफी छोटी क्लास से ही बंद हो जाती है, यानी फिफ्थ तक ही उनको पढ़ाया जाता है। कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग कराए जाते हैं, उसके बाद उनको मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के काफी तरह के सवाल आपके सामने होते हैं, तो मैं आप सभी को बिना बोर्ड, बिना पेन, पेंसिल, कॉपी सबके बिना आपको मैथमेटिक्स से वाकिफ कराना चाहूंगी। आगे मैं अभी छोटे छोटे शब्दों से आपको शब्दों का अर्थ समझा रही हूँ, उसके बाद आपको काफी मेरे वीडियो मिलेंगे जिसके अंदर आपको बहुत सारे मैथ्स के सवाल जो कि आप फटाफट जल्दी से बिना पेन, पेंसिल, कॉपी और बोर्ड के आप उन सवालों को सॉल्व कर पाए। तो चलिए आइए बच्चों, सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको सम और विषम दो संख्या बताऊंगी। सम संख्या क्या होती है और विषम क्या होती है। देखिए बच्चों, सम संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है, और विषम संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है। चलिए आइए साथियों, दूसरा है मेरा भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, और अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं उसी संख्या का और एक का कोई भाग नहीं जाता, अतः स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या। कुछ बच्चे सम, विषम और भाज्य अभाज्य संख्या में भेद नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरा ऑडियो सुनेंगे और आपको सम और विषम संख्या में अंतर पता चलेगा। जिससे अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य, मान लीजिए मैंने 13 बोला तो 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा। 17 बोला, 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा। 19 बोला तो 19 में सिर्फ 19 का ही भाग जाएगा। 2 है, 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाता है। 3 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाता है। 5 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 5 में सिर्फ 5 का भाग जाता है। 7 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन यदि मैं 9 बोलूं तो 9 हमारी भाज्य संख्या है क्योंकि 9 के अंदर 3 का भी भाग जाता है और 9 का भी भाग जाता है और 1 का भी भाग जाता है, इसलिए 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होते हुए भाज्य संख्या होगी। आगे गुणज और गुणनखंड, दो शब्दों से मैं आपको वाकिफ कराना चाहूंगी। गुणज होता है, जैसा कि बच्चों हम पहले पहाड़ा लिखते थे, यानी उसी संख्या का उसका गुणांक। जैसे हम पहाड़ा लिखते हैं 2 गुणा 1 तो 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 गुणा 4 बराबर 8, 2 गुणा 5 बराबर 10। यदि कोई मुझे बोले 2 के गुणज बताओ तो क्या बताएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब 2 के गुणज हो गए। यदि कोई कहे 3 के गुणज बताए तो क्या लिखेंगे आप लोग? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये 3 के गुणज हो जाएंगे। इनको कहते हैं गुणज। अब मैं आपको बता रही हूँ अभाज्य गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड, किसी भी अंक को हम ले लें और उसके गुणनखंड करें, यानी उनके बंटवारे करें, यानी उनको अलग अलग करें, तो हम कैसे करेंगे? और उसको वो भी अभाज्य हो। अभी जैसा कि मैंने आपको अभाज्य संख्या बताई और मैंने बताया कि 2 अभाज्य संख्या। मान लीजिए मैं 8 के गुणनखंड करती हूँ, एक बच्चा करता है 2 गुणा 4 तो भी 8 होगा। लेकिन 4 जो है, 4 तो भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है, और हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो फिर 4 के गुणनखंड करूं, यानी 4 को फिर तोड़ू, तो मैंने करा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4। अब मेरा एक को गुणनखंड हुआ। 8 के गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, क्योंकि 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब मान लो मैं 6 के गुणनखंड बोलूं
तो बच्चे कर देंगे 2 गुणा 3, 2 3 6, क्योंकि 6 जो है 3 जो है वो भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य है, तो 6 का गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 3। यदि बच्चों में बोलूं 12 के गुणनखंड खंड करो तो कैसे करेंगे आप, तो 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, तो ये 12 हो गए। कोई बच्चा करेगा 6 दूनी 12 या 4 तिया 12, तो भाई 6 के तो फिर गुणनखंड हो जाएगा ना, 6 तो भाज्य संख्या है और हम बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के फिर गुणनखंड हो जाएंगे, है ना। 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 लिखा आपने, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इसको कहते हैं गुणनखंड। आगे हम बड़ी बड़ी संख्याओं के भी निकाल सकते हैं गुणनखंड, जैसे 16 का, 18 का, 20 का, 22 का, 25 का, 625 का, सबके गुणनखंड हम अच्छे तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आगे मैं बताऊंगी लसपा यानी लघुत्तम समापवर्ते। लघुत्तम समापवर्ते को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम लोअर कॉमन मेथड। दूसरा शब्द है मेरा मसपा महत्तम समापवर्ते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हायर मसपा यानी महत्तम समापवर्ते, तो उसको HCF बोला जाता है इंग्लिश में HCF। H से हायर, C से कॉमन और F से फैक्टर यानी हायर कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से जैसे हमने गुणनखंड करते हैं उसी तरह से हम दो तो विधियां होती हैं लसप निकालने की, एलसीएम निकालने की, और हायर कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालने की अलग अलग विधियां होती हैं। उन विधियों से भी हम अपना लसप और मैसप, एक दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग की विधि। जब हम सवाल करेंगे तो इनके बारे में डिटेल में बात करें। अब ये बच्चों में बताने जा रही हूँ आपको भिन्न। भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है, मान लीजिए एक चपाती है, उसके हमने 4 टुकड़े किए और उसमें से आपको 1 दे दिया, तो क्या लिखेंगे 1/4। मान लीजिए उस 4 टुकड़ों में से आपको 2 दे दे, तो क्या लिखेंगे 2/4। मान लीजिए आपको उस टुकड़े में से 4 में से आपको 3 दे दिए, तो क्या लिखेंगे 3/4। यदि मैंने एक चपाती के 8 टुकड़े कर दिए हैं और उसमें से आपको 2 दे दिए, तो क्या लिखेंगे 2/8। जो हिस्सा आपको मिल रहा है जितने पीस में से वो ऊपर जाएगा और जितने टुकड़े हमने किए हैं वो चीज के वो नीचे जाएंगे, तो इसको कहते हैं भिन्न। ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं वो कहलाते हैं अंश और नीचे वाले जो हिस्से होते हैं वो कहलाते हर। इसी तरह से भिन्न जो होती है उसकी तुल्य भिन्न बनाना, तुल्य का मतलब होता है समान भिन्न बनाना, एक जैसी उसके समान। फिर होता है भिन्न का सरलतम रूप। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4/8, तो 4/8 को हम काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 1/2 जो हो गया उसका सरलतम रूप हो गया। बराबर बराबर हम उसी पहाड़े से उसको काटते जाएं, और जब ऐसा बचे भी दोनों एक दूसरे से नहीं कट पाए तो उसका सरलतम रूप हो जाता है। उसी तरह से तुल्य भिन्न निकालते हैं, तुल्य यानी समान भिन्न बनाते हैं हम, एक भिन्न दी गई है उसके समान समान भिन्न बनाते जाए, वो कहलाती है तुल्य भिन्न। उसके साथ ही बच्चों होता है मिश्र भिन्न। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। मिश्र मतलब मिला हुआ, जैसा कि मैं बताऊं आपको, आटे में नमक मिला दे, दूध में पानी मिला दे, है ना, कुछ मिला दे, यानी इसके अंदर दूसरी कोई चीज मिला दे, उसको बोलते हैं मिश्र। मिश्र यानी मिला हुआ। अब भिन्न, मैंने बोला मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न के अंदर 2 भिन्न मिला दे, एक तो पूर्ण अंक ले ले और एक भिन्न ले ले, दोनों को हम मिलाते। मान लीजिए मैं बोलती हूँ 2 सही 4/5, तो 2 तो क्या है पूर्ण, और 4 क्या है 5 में से चौथा हिस्सा
ले लेना। मान ली कि एक चपाती है, मान लीजिए आपके पास 3 चपातियां रखे, तो 2 तो मैंने पूरी ले ली, तो मैंने बोला 2 सही, यानी 2 चपाती तो पूरी है। फिर मैंने बोला 4/5, 4/5 का मतलब है जो तीसरी चपाती थी उसके मैंने 5 हिस्से किए और उसमें से आपको 4 दे दिए, तो उसको मैं बोलूंगी 2 सही 4/5। इसी तरह से हमारा अनुचित और उचित भिन्न होती है। उचित भिन्न क्या होती है? ऊपर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे मैंने बोला 2/5, 3/8, 4/16, यानी ऊपर छोटा है अंश और नीचे वाला बड़ा है, वो उचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न इसके विपरीत, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। अंश यानी ऊपर वाला, जैसे मैंने बोला 20/3, तो 20 बड़ा है, यानी 3 में से हम 20 हिस्से नहीं कर सकते। मान लीजिए एक चपाती के मैंने 3 हिस्से करे, तो हमने आपको उसमें से 20 नहीं दे सकती, क्योंकि उसके हिस्से 3 ही हुए, है ना। तो बच्चों ये थी अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न को भी हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। जब हम सवाल करेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ले ले। अब मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है। उसी तरह से प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। फिर बच्चों मैं आपको बताने जा रही हूँ पूर्ववर्ती और परावर्ती। पूर्व का मतलब आप समझ ही रहे हैं, पूर्व माने पहले वाला। जैसे मैंने बोला 9 का पूर्ववर्ती बताए, तो 9 से पहले क्या आता है बच्चों? 8 आता है, तो इसको कहेंगे हम पूर्ववर्ती। अब मैं कहूँ 10 का परावर्ती बताए, तो 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है, तो 10 का परावर्ती क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक है। अब इसके साथ ही मैं बच्चों आपको बताने जा रही हूँ एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है।